गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो ऐसा है, आज हम एक और नया चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए भी। सो एग्जाम में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर रियल लाइफ में ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पैसा कमा के देगा। सो अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कानून को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो कि यूज किए जाते हैं बाय द कोर्ट। तो कोर्ट ये रूल्स को ध्यान में रखता है जब भी वो कोई पर्टिकुलर चीज को मीनिंग देता है, कोई इंटरप्रिटेशन निकालता है। आपने ऐसे केसेस पढ़े होंगे जिसमें 10,000 करोड़ का फायदा करा के दिया है किसी ने एक पर्टिकुलर कंपनी को, सिर्फ वर्ड्स का झोल झाल करके। इनफैक्ट वर्ड्स को इंटरप्रेट करके, वर्ड्स का झोलझाल तो ऑलरेडी था एक्ट में, पर उसको कैसे अपने फायदे के लिए यूज किया और कैसे हमने 10,000 करोड़ का फायदा कमा दिया। सोच के देखो, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या उस एडवोकेट ने जिसने किसी एक कंपनी को 10,000 करोड़ का फायदा करा के दिया है, टैक्स बचा के दिया है, तो वो क्या 100 करोड़ रुपए भी फीस के रूप में नहीं देगी? सो ऐसा है। सोचो, आपने सिर्फ 10 करोड़ रुपए बचा दिए किसी के, तो क्या 50-60 लाख रुपए फीस का नहीं देगा? वो आराम से देगा। 1 करोड़ दे देगा, 2 करोड़ दे देगा। आपने उसका 10 करोड़ रुपए बचा दिया तो कैसे बचाएंगे? ये चैप्टर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की जो स्किल्स होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक व्यक्ति कितना आगे जाएगा अपने करियर में। पढ़ाई तो ठीक है, पर करियर में आगे जाना कि सिर्फ एडवाइस दे के पैसे कमा ले, ये कैसे सीखोगे आप? इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है। सो एक ऐसा चैप्टर जो एक्चुअल में मैंने आपको इनफैक्ट पिछले कुछ क्लासेस में भी बताया हूं कि सीए लोगों के आप ऑफिस में जाएंगे, आप खुद जाएंगे कोई पर्टिकुलर सीए के यहाँ। आप देखेंगे कि उसने सिर्फ एक एडवाइस दिया और उसका बिल दिखेगा आपको 10 लाख रुपए, सिर्फ एक एडवाइस देने के 10 लाख रुपए। लेकिन आपको ये नहीं समझेगा कि वो 10 लाख रुपए की जो फीस दिया है उसने, उसमें उसका कम से कम 1-1.5 करोड़ का कोई बेनिफिट करा के दिया है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। कोई तो भी इंटरप्रिटेशन किया, कोई तो भी कानून को इंटरप्रेट किया और उसने फायदा करा के दिया। ऐसे करके फीस दी जाती है फिर। वो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। 10% पैसे दे भी दे रहा है, वो 20% दे भी दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसका इतना फायदा कमा के दे रहे हैं तो वो आपको उतनी फीस दे रहा है। आपको ये, जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे, अगर हाँ ऑफ कोर्स अगर आप अच्छी जगह जाते हैं तो आपको ऐसे बिल्स दिखेंगे, आपको लगेगा अरे सर ने एकदम 10 लाख रुपए ले लिए, सिर्फ ये एक लीगल एडवाइस के, ये एक टैक्स प्लानिंग के, ये कैपिटल गेन्स की प्लानिंग कर लिया, इसके सीधा सीधा 10 लाख रुपए ले लिए सिर्फ एक चीज के। और हमको क्या दिया? रिटर्न तो मैंने ही डाला था, लेकिन मुझे मिला सिर्फ 2,000 रुपए महीने का आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड। ये जो आप देखेंगे ना, ये चीज है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का खेल होता है। बड़े बड़े जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं चीजों को। हमको वही सीखना है यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट मीन्स कानून। वैसे स्टैट्यूट, ये जो वर्ड है, इसको मैं अभी आपको समझा के बताऊंगा स्टैट्यूट में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता। देन डीड्स। डीड्स क्या होती है ये भी हम देखेंगे। एंड डॉक्यूमेंट्स। डीड भी एक प्रकार की डॉक्यूमेंट ही है, पर हम अलग से देखेंगे व्हाट आर डीड्स, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स। मैं आज आपको यही चीजें बताने वाला हूं, ये सब चीजें क्या होती है। इंट्रोडक्शन दिया है आपको। क्यों पढ़ते हैं हम ये? क्योंकि ये हमको आगे बहुत काम आने वाला है। सो पढ़ाई के लिए तो ठीक है, आपको जो भी 10-12 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे, मैक्सिमम 12 मार्क पकड़ लो, मैक्सिमम हो गया। ठीक है। और मिनिमम 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे ऐसा नहीं है। तो 4-5 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क तक के एवरेज आप 4 से 8 मार्क पकड़ सकते हैं। ठीक है। बट रियल लाइफ में ये बहुत काम आएगा आपके। ठीक है। और छोटा सा चैप्टर है, जैसा कि पिछला था जनरल क्लॉजेस एक्ट। पढ़े हैं अगर अपन ने तो 4 मार्क का ही आएगा, लेकिन वो आप अगर पढ़े हैं तो आप लिख पाएंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आ गई, सर्विस बाय पोस्ट आ गया, ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे, 4-5 मार्क, 6 मार्क के आएंगे। आपको बहुत आसान हो जाएगा वो। ठीक है। तो मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो ऐसा है।
सो नो कमेंट्स ऑन स्टाइपेंड, स्टाइपेंड कितना होना चाहिए, हमको कम क्यों, इनको ज्यादा क्यों, ऐसा कुछ हम कमेंट नहीं करेंगे। सो वो सब जो भी डिसाइडेड है इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो ठीक है, आपको लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, शुरुआत में जब आप कोई भी काम सीखते हैं ना, सीखने के लिए काम करो, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा कमाने को तो जिंदगी पड़ी है। सो बस सीखने के लिए काम करो, पैसा मिले नहीं मिले चलता है। मैं आपको मेरे खुद की भी बात बताऊंगा, तो मुझे भी स्टाइपेंड ऐसे ही कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी देते थे, कभी नहीं देते थे, तो अपन कुछ बोलते नहीं थे। तो ऐसा कुछ नहीं रहता। पहले मेन काम सीखने के लिए काम करना चाहिए हमने, ऐसा है। बाद में वो काम आपके लिए पैसा कमा के देगा, तो ऐसा रहता है। खैर, द स्टडी रिलेट्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सिर्फ हम यहाँ कानून पढ़ना नहीं सीखने वाले, हम इवन डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ना सीखने वाले हैं। सो जो डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई एक पार्टनरशिप डीड है, उसमें भी कई बार झगड़े हो जाते हैं, उसको इंटरप्रेट करना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इवन डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। फिर, so first of all we must understand what these terms and other some other terms denote. So in terms का पहले मतलब समझ लेते हैं हम। It would therefore be important for us at this stage itself to understand the terms statute. Statute क्या है, इसको समझेंगे। Document क्या है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? डॉक्यूमेंट, कुछ तो भी मैटर, याद आ रहा है? मैटर, मैटर यानी जो चीज है, जैसे हम बोलते हैं ना मैटर हो गया, यानी कुछ तो भी चीज। सो मैटर, तो मैटर, सब्सटेंस, मीन्स, याद आ रहा है कि नहीं? रिकॉर्डिंग, 4 पॉइंट बताया था मैंने, बस वो फिर से पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो याद आना चाहिए। सो स्टैट्यूट क्या है देखेंगे हम। डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, भले आपको याद आए या ना आए, फिर से पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। देन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट यानी जैसे कि आप गिटार बजाते हैं तो गिटार इज एन इंस्ट्रूमेंट। फिर बांसुरी बजाते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो नहीं वो अलग हो गए, वो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो अलग है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? तो अपन जब पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट ही होगा एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। डीड, डीड क्या होती है ये भी समझेंगे हम, ठीक है? फिर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन क्या है ये भी समझना है सो इंटरप्रिटेशन जो मेन वर्ड है वही समझना है हमको। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यानी इंटरप्रिटेशन यानी क्या, सो वो भी समझेंगे हम, ठीक है? हाँ, सही बात है। देखो, प्रेरणा बोल रही है आज सर जेब में हाथ डालते हैं तो 10-20 हजार तो ऐसे ही गिर जाते हैं तो सही है, होता है ऐसा। खैर, चलो जाऊ द्या, काय करायचंय आपल्याला आता बघा। स्टैट्यूट, स्टैट्यूट यानी क्या? सो बचपन में अपन खेलते थे, खेलते खेलते स्टैचू, रुक जाते थे, नहीं वो नहीं वो अलग हो जाता है। कुछ भी करते सर आपके। चलो मैं बताता हूँ क्या होता है स्टैट्यूट। सो स्टैट्यूट यानी क्या? आपने अभी तक क्या देखा? एक्ट, एक्ट देखा आपने, एक्ट होता है कुछ। रूल्स देखे आपने, रूल्स भी होते हैं कुछ। रूल्स देखा कि नहीं? इनकम टैक्स एक्ट देखा, वैसे इनकम टैक्स रूल्स देखे, देखे कि नहीं देखे? वैसे ही आपने नोटिफिकेशंस देखा, नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है? सो एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस, डायरेक्शंस, कंपनीज एक्ट देखा, कंपनीज एक्ट के साथ रूल्स देखे आपने। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ कानून है, ठीक है? ये सब लॉ का हिस्सा है क्या? तो यस, ये सब लॉ का हिस्सा है। और क्या क्या देखा आपने? लॉ का हिस्सा क्या होता है? इवन डायरेक्शंस, सर्कुलर्स, ये सब क्या है? ये सब कानून का हिस्सा है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो झगड़े होते हैं, जुडिशियल डिसीजंस, केस लॉज, ये क्या है? ये भी तो कानून का हिस्सा है। फिर यूसेज, यूसेज कोई चीज करने का तरीका, या कस्टम्स, तौर तरीके, कस्टम्स, यूसेज ऑफ ट्रेड। सो ये सब चीजें, तो ये सब चीजें भी क्या है? ये सब चीजें भी तो कानून है। तो जब मैं लॉ बोल रहा हूं तो लॉ जो वर्ड है इसमें ये सब चीजें आ गई, ये पूरा कानून है।
अब स्टैट्यूट यानी क्या है? तो एज पर इंग्लिश लॉ भारत में तो स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं किया गया है। भारत में जो वर्ड यूज किया गया है, इंस्टेड ऑफ स्टैट्यूट लॉ ही यूज किया गया। पर जब हम टेक्निकल पढ़ते हैं ना, अगर आप किसी जनरल व्यक्ति को बताएंगे, रास्ते पे चलते हुए एक लेमैन को, एक बेचारे आम आदमी को आप बताएंगे, बेचारा इसीलिए क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं तो आम आदमी बस बेचारा ही रह गया है। सो आप एक आम आदमी को अगर बताएंगे तो उसके लिए स्टैट्यूट और लॉ एक ही चीज है, ठीक है। सो ये नहीं लंदन बॉम्बे स्टैट्यूट वगैरह ये सब नहीं, ठीक है। तो स्टैट्यूट यानी, नहीं तो आप बोलेंगे स्टैट्यूट ऑफ लिबर्टी, वो स्टैच्यू है, वो अलग है, ठीक है। सो एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ये केस लॉ, यूसेज, कस्टम्स, ये सब क्या है? ये सब कानून का हिस्सा है। और आप अगर किसी आम आदमी को बताएंगे तो वो यही बोलेगा कि कानून, लॉ और स्टैट्यूट एक ही चीज है। पर क्योंकि हम एक टेक्निकल पर्सन है, हम ये पर्टिकुलर चीज से बहुत अच्छे से डील करते हैं, सो इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट है ये स्टैट्यूट कहलाता है। अब मैंने इनको कैसे बाइफरकेट किया? आपको लग रहा होगा सर ये अलग क्यों बोल रहे हैं आप, क्या फर्क है इसमें? इसको हम बोल सकते हैं इट इज द रिटन लॉ। सो रिटन लॉ का क्या मतलब है? जो लिखा गया है, जो कानून लिख के बताया गया है, ये रिटन लॉ है। क्या एक्ट लिखे होते हैं? यस, एक्ट पास कराया जाता है। रूल्स लिखे होते हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, डायरेक्शंस, ये सब लिखे होते हैं। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर मींस कोर्ट का ऑर्डर नहीं बोल रहा मैं, कोई ऑर्डर निकाला गया है कि इसको ऐसा इंटरप्रेट करना पड़ेगा आपको, तो ये सब चीजें ये आपको लिख के दिया गया है। कानून बनाया गया है ये। क्या ये बनाया गया है? तो नहीं, ये बन गया है। ये बनाया नहीं गया, ये रिटर्न नहीं है कहीं। आप बोलेंगे सर केस लॉ तो रिटर्न है ना, आप नहीं बताए थे, बचपन में देखा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले चैप्टर में कि ये जो केस लॉज होते हैं इसके भी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो मैंने बताया था एक जमाने में। सो केस लॉज भी तो लिखे जाते हैं। फिर आपको लग रहा होगा सर ये भी तो रिटन लॉ है। नहीं, लिखे जाने का मतलब क्या है? जो बनाया गया एज अ लॉ, उसको मैं बोलता हूं स्टैट्यूट। जो बनाया नहीं गया बट बन गया, कुछ लिखा नहीं था और पिंकू और पप्पू का झगड़ा हो गया, पिंकू नहीं, पिंकी और पप्पू का झगड़ा हो गया, तो दोनों का झगड़ा हो गया। अब दोनों के झगड़े में कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये कानून में नहीं लिखा था इसीलिए जाना पड़ा ना। सो अल्टीमेटली ये जो पिंकी और पप्पू का झगड़ा हुआ, ये केस लॉ है, ये लिखा नहीं था, ठीक है। तो ये बाद में कानून बना, बट ये कानून करके बनाया नहीं गया था। सो दिस इज नॉट कॉल्ड एज स्टैट्यूट। मैं टेक्निकल सेंस में बता रहा हूं, वैसे भारत में ये टर्म इतना ज्यादा ऐसा ध्यान में रख के इंटरप्रेट नहीं किया जाता। पर अगर आप इंग्लिश लॉ देखेंगे ना, सो इंग्लिश लॉ में बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन है कि स्टैट्यूट यानी इट इज द रिटन लॉ, और जो अनरिटन लॉ है, अनरिटन लॉ मीन्स जो लिखा नहीं गया था, जो बाद में बना है या जो कस्टम्स के तौर पे आ रहा है, जो तौर तरीके चले आ रहे हैं और इसीलिए हम बोलते हैं ये ऐसा ही होता है तो ऐसा ही होगा, ये सब चीजें भी कानून का हिस्सा है, बट ये लिखे हुए नहीं है, तो इसीलिए इसको हम स्टैट्यूट नहीं बोलते, ये लॉ जरूर है। सो आप देख सकते हैं यहां से कि अगर मैं सिर्फ एक्ट बोलूं तो एक्ट एक नैरोअर वर्ड हो जाता है। एक्ट से बड़ा वर्ड आता है स्टैट्यूट, और स्टैट्यूट से और बड़ा वर्ड आ जाएगा आपके लिए लॉ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि स्टैट्यूट जो है वो थोड़ा नैरोअर वर्ड है, ठीक है। सो सबसे छोटा एक्ट, स्टैट्यूट, लॉ, ऐसा है। चलो सो देखते हैं स्टैट्यूट की डेफिनेशन। टू अ कॉमन मैन, एक जनरल आम व्यक्ति के लिए, द टर्म स्टैट्यूट जनरली मीन्स द लॉज एंड रेगुलेशंस, हर प्रकार के। अगर मैं कॉमन व्यक्ति की बात करूंगा तो वो बोलेगा स्टैट्यूट और लॉ एक ही बात है। ऑफ एवरी सॉर्ट विदाउट कंसिडरिंग फ्रॉम विच सोर्स दे एमिनेट, एमिनेट यानी कहां से उत्पन्न हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब कुछ कानून है। लेकिन हाउएवर the term statute has been defined as the written will of the legislature, solemnly expressed according to the forms necessary to constitute it the law of the state. So जो हम बना रहे हैं necessary to constitute
इट द लॉ ऑफ द स्टेट। यानी जो लिखित रूप में रिटन विल है, ये चीज स्टैट्यूट कहलाएगी। ये इंग्लिश लॉ का क्लासिफिकेशन है बेसिकली। नॉर्मली द टर्म डिनोट्स एन एक्ट, नॉर्मली एक्ट भी बोलते हैं हम, बट इट इज समथिंग मोर देन एन एक्ट। सो इट generally denotes an act enacted by the legislative authority, that means Parliament of India. Constitution does not use the term statute. तो देखो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं किया है, आप स्टैट्यूट वर्ड नहीं देखेंगे, बट लॉ वर्ड यूज किया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द टर्म स्टैट्यूट, दो वन फाइंड्स द टर्म्स लॉ यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। द टर्म होना चाहिए, टर्म लॉ इज डिफाइंड एज इंक्लूडिंग एनी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, पिछली जो चैप्टर थे उसमें मैंने बताया आपको। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड द लाइक, सर्कुलर्स, डायरेक्टिव्स, ये सब चीजें। इन शॉर्ट, एक लाइन में अगर मैं इसको सम अप करना चाहूं तो स्टैट्यूट सिग्निफाइज द रिटन लॉ इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द अनरिटन लॉ। ठीक है, सो ऐसा है। सो ये जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं स्टैट्यूट की, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो चांसेस न के बराबर है, सी कैटेगरी है, बट फिर भी समझ में आना चाहिए क्योंकि हम एक टेक्निकल पर्सन है, तो हमको पता रहना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या फर्क है, क्या उसका मीनिंग निकल के आता है। तो ये सब चीजें हम इसीलिए सीख रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे टर्म की बात करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो बेसिक टर्म्स है, पहला स्टैट्यूट देखा, फिर अभी डॉक्यूमेंट देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट, डीड, फिर इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सब वर्ड्स को समझेंगे। सेकेंड वर्ड को अब हम समझने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट। ये जो वर्ड है ये जरूर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिछले चैप्टर में आपने एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़े थे, इंक्लूसिव डेफिनेशन थी। यहां पे आप दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक वही डेफिनेशन जो आपने जनरल क्लॉजेस एक्ट में पढ़ा था, और दूसरी एक एविडेंस एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन बताई गई है, बट दोनों ही सिमिलर हैं। आपको अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन डॉक्यूमेंट, तो आप दोनों में से एक भी लिख देते हैं तो चलेगा, इनफैक्ट अपने वर्ड्स में भी लिखते हैं तो चलेगा, बट वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वो चार शब्द जो मैंने बताया था। आइए देखते हैं, यहां लिखा हुआ भी है, तो आपको मैंने यहाँ पे पूरा बाइफर्केट करके दिया हूं। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो पहले एविडेंस एक्ट के हिसाब से देख रहे हैं। स्टेट्स डेट डॉक्यूमेंट मीन्स, अब वैसे यहां पे एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दिया था, बट फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी इतनी वाइड है कि सब चीज कवर कर ही लेती है। तो डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर। तो मैटर मीन्स जो चीज है, सब्जेक्ट मैटर। एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, सो एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है ऑन एनी सब्सटेंस। सो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ लिखा होगा, क्योंकि सब्सटेंस पे तभी आएगा ना जब लिखित रूप में हो। ठीक है, सो एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। अगेन सब्सटेंस वर्ड आ गया। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था। एक आपको चांदी की प्लेट मिली आपकी शादी में, उसमें लिखा था कि आपको सप्रेम भेंट, जिसके भी तरफ से होगा, लिख के भेजते हैं ना उसमें, तो लिखा रहता है। सो ची कौ सा नहीं सौ का, ऐसा लिखा होता है, ची सौ का, वो क्या रहता है मुझे नहीं पता, बट लिखते हैं ऐसे, चिरंजीव, सौभाग्यवती, और कुछ कुछ रहता है ऐसा, तो वैसा लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रहता है। फिर उसमें नाम लिखा होगा, तो किसको दे रहे हैं वो तो जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन किसने दिया है वो जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें वो जरूर लिखते हैं, पिंक की तरफ है भेंट। तो ऐसा लिखा होता है, ये भी क्या है, डॉक्यूमेंट है। फिर बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, मीन्स ऑफ किस जरिए से, मीन्स जरिया। सो मीन्स ऐसा है। तो मीन्स ऑफ लेटर्स, जिसमें कुछ लेटर्स लिखे हैं। फिगर्स भी हो सकते हैं। आपने किसी को थम्स अप बना के दे दिया, तो थम्स अप यानी वो नहीं पीने वाला तो ऐसा थम्स अप दे दिया, तो ऐसा हाथ से देना नहीं होगा, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपने विक्ट्री का साइन बना के दे दिया, आपने और कोई साइन बना के दे दिए, तो ये सब चीजें। तो लेटर्स, फिगर्स और इवन मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या उनमें से कोई और सब भी हो सकते हैं।
तो आपने एक मार्क भी बना दिया, उसमें अपना और उसका नाम भी लिख दिया, दोनों कर दिया, ये भी डॉक्यूमेंट है। मीन्स, हाँ, बाय means of letters, figures or marks or by one more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. रिकॉर्ड रखना है आपको। अब देखो यहां पे वर्ड क्या लिखा है, यहां लिखा है जो इंटेंडेड टू बी यूज्ड। तो या तो आपने उसी लिए बनाया था कि वो यूज किया जा सके, या कभी ऐसा भी हो सकता है और विच में बी यूज्ड, जो आपने बनाया तो यूज करने के लिए नहीं था, रिकॉर्ड करने को नहीं था, बट वो अल्टीमेटली एक रिकॉर्ड हो गया। सो एक पुराने जमाने की बात, एक आदि मानव होता था तो वो बैठा था कहीं केव में, बोर हो रहा था बेचारा। पत्थर दिखा उसको बाजू में, पत्थर उठाया उसने और यहां से कुछ तो भी रंग उठाया, रंग इधर पे लगा दिया और उसने कुछ तो भी आकृति बना दिया, ऐसे हिरण बना दिया, शेर बना दिया, ऐसे बहुत सारी आकृति बना दिया। अब ये क्या है, वो तो मर गया, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट, ये मिला मुझे, ये डॉक्यूमेंट है। कोई भी चीज पे हो सकता है, पत्थर पे भी क्यों ना हो, ठीक है, पार्चमेंट पे भी क्यों ना हो, यानी किसी एक जानवर की स्किन वगैरह पे भी क्यों ना हो, वो भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, सो पहले लिखा जाता था, शीप है, शीप की स्किन रहती थी, वो स्किन पे लिखा जाता था, सो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है सो ऐसा है। तो भले ही उसने रिकॉर्ड करने को नहीं किया था, इट इंटेंडेड टू बी यूज नहीं था, बट फिर भी विच मे बी यूज, ठीक है, सो ये डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बट एक प्रकार से ये जो रिकॉर्डिंग है इट शुड बी ऑफ परमानेंट फॉर्म, एक परमानेंट होना चाहिए। अब परमानेंट का मतलब ये नहीं कि उसको कभी भी नहीं मिटाया जा सकेगा, परमानेंट फॉर्म का मतलब है कि एक रीजनेबल परमानेंस होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रेत में हमने उसकी उसका नाम लिख दिए, वो तो लहर आएगी और मिटा जाएगी, वो कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर झाड़ पे, पेड़ पे लिख के आ जाओगे, पत्थर पे लिख के आ जाओगे, कई बार होता है ना, आप घूमने जाते हैं आसपास में कहीं पहाड़ी इलाके में, जैसे कि पचमढ़ी चले गए, वहां पे लिखा होता है लोग पत्थरों पे लिख देते हैं, पेड़ पे लिख देते हैं नाम, तो ये सब क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, तो बहुत वाइड डेफिनेशन हो जाती है डॉक्यूमेंट की। एग्जाम्पल दिया है, राइटिंग इज डॉक्यूमेंट, राइटिंग है। एनी वर्ड्स प्रिंटेड, प्रिंटिंग इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट, लिखना या प्रिंट करना भी डॉक्यूमेंट है। फोटोग्राफ, उसकी तस्वीर है, ये क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो आपने फोटोग्राफ लिया, वो भी डॉक्यूमेंट है। आपने फोटोग्राफ बनाया, स्केच बनाया, जैसे मैंने समझो उसकी स्केच बना दिया, उसकी है ना, भाभी की आपके, तो मैंने स्केच बनाया, बहुत अच्छी स्केचिंग बनाता हूं मैं, तो मैंने उसकी स्केच बना दिया, ये भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, सो ऐसा है हाँ, सो ये सब चीजें डॉक्यूमेंट में कवर होती, फोटोग्राफ्स आर डॉक्यूमेंट। तो ऐसा है। अब ये तो हो गई एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 के हिसाब से। अब सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट भी डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, थोड़ा सा फर्क दिखेगा आपको, सिर्फ यहां लिखा है इंक्लूड, बाकी वर्ड्स, 4 वर्ड हमेशा आपको दिखेंगे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में, ये 4 वर्ड आपके एग्जाम में आना चाहिए तो ऐसा है। तो देखो आपके मन में होते हैं एग्जाम्पल्स, मैं बोल देता हूं कभी कभी, चलो ठीक है। सो सेक्शन 3 क्लॉज 18 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ चुके हैं अभी हमने, states that the term document shall include any matter, again matter, written, expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks or by more than one of these means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter। देखो सेम चीज है, एक ही चीज है, वही पॉइंट्स आ रहे हैं, सो अल्टीमेटली वही है ठीक है, तो ऐसा है। अजित बोल रहे हैं सर दिखाइए स्केच, बताऊंगा, कुछ दिन रुक जाओ बताऊंगा। एक्चुअल में मैं बहुत अच्छा स्केचिंग करता था, तो बचपन में बहुत बहुत टैलेंटेड था मैं, हर चीज में, हर चीज में, अभी भी हूँ, अभी वक्त नहीं मिलता एक्चुअली। तो मैं पहले फुटबॉल खेलता था, फिर स्केचिंग करता था बहुत अच्छी, फिर उसके अलावा गिटार विटार बजा लेता था। अभी फिर एजुकेशन रूइंड एवरीथिंग, एजुकेशन आ गया ना, बात खत्म हो जाती।
तो एजुकेशन से सीखने के बदले लोग भूल जाते हैं चीजें। खैर ठीक है, जाओ दिया। हाँ ऐसा है। चलो ठीक है, नो कमेंट्स। चलो चलो ठीक है ठीक है। हाँ हाँ चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो जनरली डॉक्यूमेंट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। तो इसमें 4 एलिमेंट्स होना चाहिए, 4 जरूरी तथ्य होना चाहिए, तब हम बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट है। चलो, सो नो कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं। पहली चीज है मैटर। मैटर यानी जो चीज आपको लिखना है, ये मैटर हो गया। ठीक है, सो मैटर, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। its usage with the word any shows that the definition of the document is comprehensive. comprehensive यानी सब चीज इंक्लूड कर लेती है वो। comprehensive का क्या मतलब होता है? इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हर प्रकार की चीजें इसमें कवर होती हैं। सो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे मैं बोलूंगा कि अपनी बुक जो है कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, इसमें आपको मैं साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा। सो पूरी जो अपनी बुक है, बुक का सेट है, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। दैट मीन्स इसमें सब चीज कवर हो गई। सो वैसे ही मैटर, मैटर एक फर्स्ट एलिमेंट है, और यहां पे एनी मैटर वर्ड यूज करके इन्होंने सब चीज को डॉक्यूमेंट में कवर कर लिया। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, इवन एक कैरिकेचर हो सकता है। कैरिकेचर मीन्स ऐसा कई बार आप पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में दिखता है ना, ऐसा साइड में छोटा सा एक कार्टून टाइप आया है, उसमें राहुल गांधी जी हैं, फिर नरेंद्र मोदी जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, तो ये लोगों के कुछ तो भी ऐसा कार्टून बना के दे दिया। सो ये कैरिकेचर कहलाता है, लिखा कुछ नहीं है, बट सिर्फ एक कार्टून बना के समझाया है कुछ तो भी। सो ये जो है ये भी डॉक्यूमेंट है। फिर दूसरी चीज रिकॉर्ड, सेकेंड एलिमेंट इज रिकॉर्ड। दिस सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित रूप में रहेगा। एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो लिखित रूप में मीन्स इवन एक्सप्रेस किया है। सो राइटिंग मीन्स लिखा हो जरूरी नहीं, ऐसा एक्सप्रेस कर दिया, हाथ से मैंने कोई निशान बना दिया, ये भी कवर हो जाएंगे। फिर सब्सटेंस, this is the third element on which a mental or intellectual element comes to find a permanent form. So जो mental element है, जो आपके दिमाग में है, intellectual, intellect का मतलब होता है विवेक, अपनी सोच समझ। So जो आपके दिमाग में है, जो आपकी सोच में है, इंटेलेक्ट में है, उसको आपने एक परमानेंट फॉर्म दे दिया। सो अगर आप रेत में ऐसे उंगलियां फेरोगे, उसका नाम लिखोगे, तो ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट क्या है? जब आप ये चीज का एक परमानेंट फॉर्म बनाओगे। ठीक है, सो इस पे पिछले क्लास में मैंने शायरी भी फेंका था एक, याद हो गया आपको? मैं तो भूल गया, तो मुझे याद नहीं आ रही अब कौन सी थी, अच्छी सी थी कोई तो भी, खैर ठीक है। हाँ चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। मीन्स, मीन्स 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 का मतलब है किस प्रकार से। सो बाय लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, या फिर इनका कॉम्बिनेशन। सो वही है, दिस रिप्रेजेंट्स द फोर्थ एलिमेंट बाय विच सच परमानेंट फॉर्म इज अक्वायर्ड, एंड दोस कैन बी लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, सिंबल्स विच कैन बी यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, सो ऐसा है। सिंपल, ध्यान रखो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बट रटने की आवश्यकता नहीं है। समझो, अपने वर्ड्स में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 वर्ड्स आना जरूरी है। ठीक है, तो 4 वर्ड्स लिखना है, बाकी आप उसको कनेक्ट कैसे भी करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगला, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ द इंडियन स्टैंप एक्ट। सो स्टैंप एक्ट है, ये भी डिफाइन करता है, सब बाबा आदम के जमाने के कानून है। सो आपको देख के ही पता लग रहा है 1899, तब आप भी पैदा नहीं हुए थे, मैं भी नहीं था। सो इतना पुराना कानून states that instrument includes every document by which any right or liability is or purpose to be created, जिससे कोई राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, या इवन रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसी चीजें जिससे कोई पर्टिकुलर राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे समझो आपकी कार है, कार की आरसी बुक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें आपका नाम लिखा है, ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी है ये,
बट ये इंस्ट्रूमेंट है, आप उसकी डेफिनेशन देखो, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा राइट या लाइबिलिटी या तो ट्रांसफर हो रही है या तो इवन क्रिएट हो रही है या सिर्फ रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये सब चीजें क्या है इंस्ट्रूमेंट। शेयर सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर सर्टिफिकेट है ना, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें लिखा है कि कौन व्यक्ति इस शेयर्स का ओनर है, सो रिकॉर्ड किया गया है। सो ये सब क्या है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट, आरसी बुक, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और एक और सिमिलर टर्म है डीड। तीनों का डिफरेंस भी बताता हूं। डीड क्या है, एज पर द लीगल ग्लॉसरी, डीड इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट। अब डीड क्या बोल दिया, डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग और अदर लिजिबल रिप्रेजेंटेशन और वर्ड्स और पार्चमेंट, वर्ड्स ऑन पार्चमेंट और पेपर। तो पार्चमेंट यानी वही मैंने जो आपको बताया कि शीप वगैरह की स्किन होती है, उसके ऊपर भी डीड बनाई जाती थी पहले। तो अब डीड तो पेपर पे बनती है, पर उस टाइम पे पेपर्स नहीं हुआ करते थे, बहुत साल पहले की बात है, पेपर का जब आविष्कार नहीं हुआ था, तो तब इस प्रकार से पार्चमेंट वगैरह पे भी लिखा जाता था। तो other legible representation or words on parchment or paper purporting to effect some legal disposition, यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कोई अधिकार डिस्पोज हो रहे, ट्रांसफर हो रहे, किसी और को दे रहे, इसको हम डीड बोलते हैं। तो देखो ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, जिससे कुछ राइट्स किसी को मिल रहे हैं, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है कि राइट्स दे रहे हैं, या हो सक रहा दे नहीं रहे, सिर्फ दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं। पर डीड वो रहेगा जिससे राइट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, ठीक है, तो ये डीड कहलाएगी। सिंपली स्टेटेड डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स में नॉट बी डीड्स, ठीक है। तो हर डीड एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, पर हर एक इंस्ट्रूमेंट डीड हो ये जरूरी नहीं। जैसे आपकी आरसी बुक जो है, ये कोई डीड है क्या, सो नहीं, पर ये इंस्ट्रूमेंट जरूर है। शेयर सर्टिफिकेट कोई डीड है क्या, सो नहीं, बट ये भी एक इंस्ट्रूमेंट जरूर है, ठीक है। However, in India, no distinction seems to be made between instruments and deeds. So अपने यहाँ थोड़ा इनको इंटरचेंजेबली वैसे यूज कर लेते हैं, बट वैसे रूल ऐसा है कि डीड जो है वो लिमिटेड है, उसके बाहर फिर इंस्ट्रूमेंट, उसके बाहर फिर डॉक्यूमेंट। अगर मैं इसको भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको बताऊं, सो सबसे पहले डॉक्यूमेंट डिफाइन किया। डॉक्यूमेंट एग्जांपल लेंगे अगर, तो समझो एक फोटोग्राफ, फोटोग्राफ क्या है, डॉक्यूमेंट हो गई। फिर इसके बाद हम एक इंस्ट्रूमेंट डिफाइन कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट यानी क्या हो गई, तो इंस्ट्रूमेंट मींस एक ऐसी चीज जिससे राइट्स क्रिएट हो गए, जैसे शेयर सर्टिफिकेट या आरसी बुक। और इसके भी और अंदर देखें तो ये बनेगी डीड, ठीक है। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप, सेल डीड, ये सब क्या है, ये सब डीड्स हैं। सो एक हिसाब से आप देखेंगे कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जितने भी डीड्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, ठीक है। ये वैसा ही है जैसा कि हमने पढ़ा था कि जितने भी कॉकरोच हैं वो सब कीड़े हैं, पर हर कीड़ा कॉकरोच हो ये जरूरी नहीं, वो झिंगुर भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही है कि जितने भी डीड हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट रहेंगी, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट डीड हो ये जरूरी नहीं, ठीक है, सिंपल। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अगर देखें तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। सो समझ गया होगा अब आपको ये डिफरेंस। डॉक्यूमेंट इज अ वाइडर टर्म, फिर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज जिससे राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट है। और जिससे सिर्फ राइट्स ट्रांसफर वगैरह हो रहे हैं वो डीड है, ठीक है। डीड जनरली स्टैम्प पेपर पे होती है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरी जाती है, रजिस्टर वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
सो आपको डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी इंस्ट्रूमेंट डीड के चांस कम है पूछने को, बट फिर भी आ गई कभी तो लिखते आना चाहिए आपको। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? देखो क्या होता है ना, शब्द कई बार सक्षम नहीं होते हैं। आप देखेंगे शब्द तो बहुत है, लेकिन वो शब्द के असली मीनिंग जानने में कई बार कठिनाई होती है। जैसे कभी वो आती है और आपको बोलती है मैं आपसे प्रेम करती हूँ। अब इस शब्द का आपको अर्थ निकालना है तो बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। तो वो प्रेम करती है तो हो सकता है कि वो आपसे शादी करना चाहती है। हो सकता है वो बाद में बोल दे कि एज अ फ्रेंड, फ्रेंड जोन करना चाहती है, ये भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है। या तो वो आपको भाई मानती है, तो राखी के दिन आके बोल रही है वो। सो ये भी हो सकता है। सो देखो वर्ड्स वही हैं, बट व्हाट इज द रियल मीनिंग, उसका असली मकसद क्या था? सो वो चीज इंटरप्रिटेशन। सो इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिससे आप असली मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ एन एक्ट और अ डॉक्यूमेंट एंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन एनेक्टिंग इट, ये चीज आप जानते हैं। सो देखो शब्द वही हैं, पर शब्द के मतलब अलग हैं, अर्थ अलग है। सो वही चीज आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है? सो interpretation is a process by which the real meaning of an act or a document and the intention of the legislature, कानून, in enacting it, और अगर डॉक्यूमेंट है तो और ऑफ द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज असर्टेन्ड। सो इंटरप्रिटेशन वो कला है जिससे आप इन शब्दों का एक मीनिंग निकालते हैं, असली मीनिंग निकालते हैं, ठीक है? सो श्रेया का बोलना है सर का एक्सपीरियंस है। तो नहीं, अपन ये सब चीजें अपने को नहीं पता, मैं तो सीधा साधा हूँ, ये सब टीवी वीवी देख के पता लगा ये सब चीजें अपने को, ऐसा है। हाँ, हाँ मैं करता नहीं ऐसा, देता हूँ मैं एक्सपीरियंस। ऐसा है, मैंने तो आपको बताया था ना, मेरे को तो कोई कभी ना बोलता ही नहीं। तो एक बार मैंने उसको जाके पूछा था क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो 3 बार उसने हाँ बोली थी, अभी तक नहीं समझा क्यों बोली थी। हाँ 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 ऐसा बोली थी, अभी तक नहीं समझा मुझे। तो ऐसा है। तो इंटरप्रिटेशन स्किल्स थोड़ी मेरी वीक हो गई थी उस टाइम पे। तो होता है कभी कभी, वो क्या होता है सामने कौन है उसके ऊपर भी अपना दिमाग चलना कई बार बंद हो जाता है। खैर छोड़ो, जाऊ द्या काय करायचं आहे आपल्याला, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटरप्रिटेशन सिग्निफाइज एक्सपाउंडिंग द मीनिंग। एक्सपाउंडिंग का मतलब निकालना, द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रूस वर्ड्स। एब्स्ट्रूस का मतलब, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है एब्स्ट्रूस। मीन्स इसका मतलब, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, ठीक है? तो एब्स्ट्रूस का मतलब ही एब्स्ट्रूस है, सो नॉट क्लियर। सो ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन सिग्निफाइज एक्सपाउंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है उसका मीनिंग निकाल रहे हो आप, ठीक है? सो ऐसा है। सो नीलमणि का बोलना है कोई और भी है क्या? नहीं नहीं, एक ही है, अपन क्या सीधे साधे लोग हैं। चलो, हाँ, राइटिंग्स एक्सेट्रा, मेकिंग आउट ऑफ देयर मीनिंग, उनका मीनिंग निकालना, एक्सप्लेनिंग and even understanding them in the specified manner. A person is thereby aided, aided means help हो जाती है उसकी, in arguing, arguing यानी जैसे कोर्ट में केस चल रहा है तो आप जब मीनिंग निकालेंगे तभी आप उसको प्रॉपरली बता सकते हैं। सो arguing, contesting and interpreting the proper significance of a section, a proviso, explanation or even a schedule to an act or any document, deed or instrument. So interpretation का सिंपल मतलब है रियल मीनिंग एंड इंटेंशन निकालना, ठीक है? सो टू असर्टेन द मीनिंग, तो इंटरप्रिटेशन का इन सिंपल वर्ड्स आप बोलो मतलब, तो टू असर्टेन द रियल मीनिंग एंड इंटेंशन, ऐसा है, ठीक है? इंटेंशन ऑफ द लॉ या डॉक्यूमेंट, ठीक है? सो डॉक्यूमेंट में भी इंटरप्रिटेशन की स्किल्स बहुत काम आती हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट में भी कई बार झगड़े हो जाते हैं। जैसे कैटरीना, दीपिका और शर्मा जी ने एक पार्टनरशिप डीड बनाए थे, पर वो डीड में कुछ क्लैरिटी नहीं है,
तो झगड़े होने लग गए। दीपिका और कैटरीना एक दूसरे के बाल नोच रही है कि मेरे को ये है, मेरा राइट है, वो बोल रही मेरा राइट है, झगड़े हो रहे हैं दोनों के बीच में। सो ऐसे झगड़े होते हैं, तो ऐसे केस में फिर इंटरप्रिटेशन करने का काम अपन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। इसको हम एक बार देख लेंगे, एग्जाम में पूछने के चांस तो थोड़े कम है, पर ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स जरूर ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। जोलोविक्स करके एक व्यक्ति थे, जोलोविक्स, जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं और बेचारे हम पढ़ते रहते हैं वैसे ही इन्होंने बोल के गए, जोलोविक्स। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला दो प्रकार का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, पहला लीगल, दूसरा डॉक्ट्रिनल। दो प्रकार के। आपको मैं समझा देता हूं। वैसे क्लासिफिकेशन में वैसे बेसिकली दो ही प्रकार निकाल सकते हैं आप। एक होगा या तो उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल मीनिंग दे रहे, जैसे वर्ड्स हैं वैसे के वैसे मीनिंग दे रहे। दूसरा होगा आप उसके वर्ड्स अगर क्लियर नहीं है तो आप रीजनेबल देंगे। ठीक है, रीजनेबल। तो दोनों सही है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है, वैसे लिटरल इंटरप्रिटेशन ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे वर्ड्स लिखे हैं वैसा का वैसा आप उसका ग्रामेटिकल मीनिंग निकालो, आप वो क्या बोल रहे हैं उसका मीनिंग लेके उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और रीजनेबलनेस का क्या मतलब होता है, कभी कभी क्लैरिटी नहीं होती, वर्ड्स जो है वो प्रॉपर नहीं लिखे गए, एम्बिगियस है। ऐसे केसेस में आप उसका रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। वो कैसा होता है वो भी हम देखेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझने के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने पढ़ा है। मेरे एक बहुत दूर के कोई रिश्तेदार, दूर के कोई दादाजी थे, बहुत ही दूर के, मेरे को पता भी नहीं वो थे। एक दिन चिट्ठी आई कि उन्होंने मुझे एक प्रॉपर्टी दी है, प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी है, और ये उन्होंने दिया मुझे 2015 में। वो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे उससे पता लगा उन्होंने खरीदा था 2005 में। हाँ, उन्होंने खरीदा था 2005 में। अब मैं उसको बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं मैं इसको। कब कर रहा हूं? 2022-23 में। अब बताओ मैंने इसको कब खरीदा? चलो इसको मैं थोड़ा और आगे कर देता हूं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपको समझ जाएगा। समझो, ये 2020 में दिया इन्होंने मुझे, और अभी 2022 में मैंने इसको सेल किया। अब बताओ मेरे लिए शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? और हम इसमें अगर इंडेक्सेशन देंगे तो इंडेक्सेशन यहां से मिलेगा या यहां से मिलेगा? जो भी रूल है, अगर समझो 2015 में मिला होगा तो इंडेक्सेशन कहां से मिलेगा? पता है आपको? कुछ पढ़ा है ऐसा कुछ? कैपिटल गेन्स। अच्छा 15 से है तो 15 से मिलेगा क्या? चलो 15 ही ले लेता हूं मैं, 15। हाँ तो 15 से मिलेगा। अच्छा है ना, बस वही है। कानून में क्या लिखा है, सेक्शन 48 क्या बोलता है आपका इनकम टैक्स का? आपने पढ़ा है कुछ कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे हैं विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, और ट्रांसफर नहीं था तो दैट मीन्स मेरा जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो गिनना चाहिए पुराने वाले का जोड़ के। पर अगर आप लिटरल वर्ड्स पढ़ते हैं ना, लिटरल इंटरप्रिटेशन, उसमें वर्ड्स क्या लिखे हैं पता है? उसमें लिखा है व्हेन द असेसी फर्स्ट हेल्ड द असेट। असेसी ने तो फर्स्ट इस तारीख को होल्ड किया था। उस हिसाब से देखे तो यहां से मिलना चाहिए, अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं तो। मुझे यहां से इंडेक्सेशन मिलना चाहिए अगर आप वर्ड्स देख रहे हैं तो, व्हेन द असेसी फर्स्ट हेल्ड द असेट। और लेकिन एक केस हुआ था, केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट केस, आपको लिखना पड़ता है ये एग्जाम में, मंजुला जे शाह। याद है केस? मंजुला जे शाह का एक केस हुआ था। मंजुला जे शाह का केस क्या बोलता है, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि असेसी फर्स्ट हेल्ड द असेट में हम क्योंकि इसको ट्रांसफर नहीं मानते,
इसीलिए हम ये मान लेंगे इट विल बी डीम्ड दैट असेसी फर्स्ट हेल्ड द असेट एट दिस डेट। सो ये माना गया। सो एक मंजुला जे शॉ का केस है, याद होगा आपको, आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा नहीं होगा तो मैं बोल रहा हूं तो याद आ रहा होगा। सो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और इसीलिए आप देखो जब आप सॉल्व करते हैं ना इसके क्वेश्चंस, आप दोनों इंटरप्रिटेशन लोगे ना, गलत नहीं है। सो ये एग्जांपल देने का मेरा मकसद यही था, ये बताना कि आप ये नहीं बोल सकते सर लिटरल इंटरप्रिटेशन ही सही है या रीजनेबल ही सही है। सो ये जो केस था, इस केस के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप यहां से ले लेंगे, और अगर आप जो लिटरल 48 जो बोलता है सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो यहां से ले लेंगे। ठीक है, सो दोनों ही चलता है। आपका दोनों लिखोगे ना, दोनों में मार्क्स मिलेंगे, बट आपको नोट लिखना पड़ता है। सो मेन चीज ये है कि दोनों ही सही है, ऐसा नहीं बोल सकते आप ये सही है वो गलत है। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन अलग अलग प्रकार से होता है। सो हमने तो वैसे यहां से लेना चाहिए, लेकिन आप जब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स वगैरह उठा के देखेंगे, इवन फाइनल लेवल के, सो मुझे अब इंटर का तो नहीं पता, मैंने छोड़ चुका हूं काफी पहले, बट फाइनल लेवल के अभी भी मॉड्यूल्स आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व किए यहां से किए हैं, जबकि हमने एसएससी के बेनिफिट के हिसाब से सोच के यहां से करना चाहिए। सो उसमें ज्यादा उसका रेट बढ़ जाता है। सो वो एक बेनिफिट होता है। तो बट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आप देखोगे ना, तो यहाँ से करते हैं वो लोग सॉल्व, बाद में नोट में लिख देते हैं ऑल्टरनेटिवली कि स्टूडेंट्स उसको यहाँ से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। समझा कि नहीं, याद आ रहा कि नहीं, ऐसा पढ़े हो आपने? सो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये। सो ऐसा है। सो दोनों ही इंटरप्रिटेशन सही होते हैं, आप ये नहीं बोल सकते ये सही है वो गलत है। सो जोलोविक्स ने भी वही बोला था कि दो प्रकार के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, एक लीगल, सो लीगल यानी कुछ नहीं, लिटरल है, और डॉक्ट्रिनल। सो डॉक्ट्रिनल, सो उसने इसको दूसरे नाम दिया है। लीगल का मतलब क्या है? बाइंड्स द जज, बाइंड करता है, वो कंपल्शन लगाता है टू प्लेस अ सर्टन इंटरप्रिटेशन, की यही मीनिंग आपको देना पड़ेगा, जो वर्ड्स में लिखा है वैसा का वैसा मीनिंग दो, दैट इज कॉल्ड एज लीगल। और डॉक्ट्रिनल में वो वर्ड्स के बियॉन्ड जाके सोचता है, वो रियल मीनिंग, ट्रू मीनिंग ढूंढने का कोशिश करता है। ये तभी यूज किया जाता है डॉक्ट्रिनल जब एम्बिग्यूटीज है, जब क्लैरिटी नहीं है, जब एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं। ठीक है, जब एक ही मीनिंग निकल सकता है तब तो आप लिटरल ही इंटरप्रिटेशन यूज करोगे, जब एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं ना तब आप डॉक्ट्रिनल यूज करोगे, तब आप रीजनेबल यूज करोगे। ठीक है, सो लीगल इंटरप्रिटेशन जो है, इट बाइंड्स द जज टू प्लेस अ सर्टन इंटरप्रिटेशन। इसमें फिर दो प्रकार बताए हैं, एक ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब है जो कानून के अंदर से ही निकल के आया, कानून में जो वर्ड्स है उसका ही आपने मीनिंग ले लिया, ग्रामेटिकल मीनिंग्स वगैरह, और उससे आपने मीनिंग निकाला। सो ये हो गया एक प्रकार। और दूसरा है यूजुअल। यूजुअल जो है ये कानून में से ही आया है, बट ये कहां से आया है? तो कोई कस्टम्स वगैरह से आया, ये वर्ड्स में नहीं है बट कस्टम्स वगैरह जो चल रहे हैं उसके थ्रू आपने ये मीनिंग दिया। ठीक है, कस्टम्स और यूसेज ऑफ ट्रेड उसके हिसाब से। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो है ये लिटरल है, लिटरल इंटरप्रिटेशन। और ये जो दूसरा है ये डॉक्ट्रिनल है। सो डॉक्ट्रिनल को ही हम रीजनेबल भी बोलते हैं। रीजनेबल में दो चीज होगी, एक ग्रामेटिकल ऑर्डिनरी रूल्स आप यूज करोगे, सो ये भी वैसे ही था विद इन द लैंग्वेज, बट यहाँ पे ग्रामर के रूल्स आप यूज करोगे, जैसे कभी मे को शैल भी पढ़ लोगे, शैल को मे भी पढ़ लोगे। ठीक है, यहाँ पे आप मे को मे, शैल को शैलिज पढ़ोगे, लेकिन डॉक्ट्रिनल में आप ग्रामेटिकल रूल्स के साथ थोड़ा उसको चेंज भी कर सकते हैं, एंड इवन लॉजिकल, विच गोज बियॉन्ड द वर्ड एंड ट्राइज टू डिस्कवर द इंटेंट ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है, फिर यहाँ पे आप प्रियम्बल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली वैसे ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है जोलोविक्स ने क्या बोला था। ठीक है, ये सिर्फ अपन देख रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, लिटरल एंड रीजनेबल, बेसिक रूल अगर आप देखें तो। ठीक है, उसी को जोलोविक्स ने अलग नाम दिया, लीगल एंड डॉक्ट्रिनल। ठीक है, फिर लीगल में ऑथेंटिक एंड यूजुअल, फिर डॉक्ट्रिनल में ग्रामेटिकल और लॉजिकल। यहां पे इन्होंने जो बोला ये तो हो गया, इसके बाद एक और व्यक्ति आए, फिट्जजेराल्ड। फिट्जजेराल्ड ने भी कुछ बोल के गए। फिट्जजेराल्ड ने क्या बोला? फिट्जजेराल्ड का बोलना था, अगेन दो मीनिंग हो सकते हैं, लिटरल एंड फंक्शनल। लिटरल मीन्स वही जो वर्ड्स बोलते हैं, फंक्शनल मीन्स व्हाट इज द रियल इंटेंट, व्हाट वाज द फंक्शन, क्यों बनाया गया था। सो रीजनेबल। ठीक है, सो इन्होंने भी वही बोला। तो बेसिकली
अगर आप उसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखो तो लिटरल और रीजनेबल दो आते हैं बस, ठीक है। सो फिट्जजेरल्ड ने क्या बोला? फिट्जजेरल्ड ने भी बोला लिटरल वर्बल एक्सप्रेशंस ऑफ लॉ प्लेस अ सर्टेन इंटरप्रिटेशन, जो वर्ड्स यूज किया है, और फंक्शनल में डिपार्ट्स फ्रॉम द वर्ड्स, वर्ड्स के बियॉन्ड जाते हैं, एंड लुक्स फॉर द ट्रू इंटेंशन, ठीक है। तो असली में क्या बोलना चाह रहे थे वो देखते हैं। तो ऐसा है, ये सब आपको एक एक वर्ड में बता के दिया है, तो देख लो, एक बार रीड कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो वही है। In order to ascertain the meaning of law or statute, the principles of grammatical and logical interpretation is applied to conclude the real meaning of the law and the intention of the legislature. Simple. Meaning, grammatical interpretation concerns itself exclusively, यानी बाकी चीज नहीं देखोगे, सिर्फ with the verbal expression of law, सिर्फ words देखोगे आप. It does not go beyond the letter of the law. Whereas जब आप logical देखोगे, logical means reasonableness. So logical interpretation on the other hand seeks more satisfactory evidence of the true intention of the legislature. So एक जगह grammatical में आप सिर्फ words देख रहे हैं और logical में आप उसका true intention देख रहे हैं. So इसके बदले इसको underline करो, true intention of the legislature. Application of the principle in the courts. In all ordinary cases, grammatical interpretation is the sole form allowable. So ये अपन आगे देखेंगे कि grammatical interpretation generally यूज किया जाता है normal interpretation. बहुत कम केसेस में हम logical इसमें जाते हैं. The court cannot delete or add to modify the letter of law. So ये भी एक पॉइंट है, ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, कोर्ट कुछ चीज जोड़ नहीं सकता है, हम आगे भी देखेंगे। कानून बनाने का काम किसका है? सो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, फिर से बता रहा हूं, 3 पिलर्स है डेमोक्रेसी के। पहला है पार्लियामेंट, दूसरा है गवर्नमेंट, और तीसरा है कोर्ट्स, जुडिशरी। पार्लियामेंट काम करती है कानून बनाने का, गवर्नमेंट इसको अप्लाई करवाती है, जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना। जुडिशरी कभी कानून बनाते नहीं दिखेगी आपको। ये तीनों पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है ना, कभी भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कभी आप ये नहीं देखोगे कि जुडिशरी जो है ये कानून बना रही है। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का ही होता है, तो पार्लियामेंट ही बनाएगा हमेशा कानून, ठीक है। और गवर्नमेंट का काम अप्लाई करना है, गवर्नमेंट भी कानून बनाते हुए नहीं दिखेगी आपको। जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी, पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। तो ये रूल्स है, तो वही चीज यहां लिखी है, कोर्ट कैन नॉट डिलीट और मॉडिफाई द लेटर ऑफ द लॉ। कोर्ट कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, कोर्ट जैसा लिखा है ना उसका मीनिंग देगा सिर्फ, लेकिन कोर्ट इसमें कोई वर्ड्स जोड़ेगा अगर तो ये तो कानून बनाना हो गया ना, या कोई वर्ड हटाएगा तो ये तो कानून बनाना हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जुडिशरी कोर्ट कानून नहीं बना सकता, ठीक है। वो सिर्फ कानून को इंटरप्रेट करने का काम करता है। तो ये चीज एकदम ध्यान रखो, इसको घोट के पी जाओ। कानून बनाने का काम है पार्लियामेंट का, और इनका काम है इंटरप्रेट करना। ये कोई चीज जोड़ नहीं सकते कानून में, कोई चीज हटा नहीं सकते। ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ है तो ये रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि भाई ये गड़बड़ ठीक करो, बट ये खुद नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऐसा है। सो ये जो वर्ड है ये आगे देखेंगे अपन अभी। सो ये बेसिकली ये आपको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं इस पे आपको फिलहाल क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि सर यहाँ तो ऐसा है वहां तो ऐसा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब रूल्स जो है ना, ये सब रूल्स सही रहेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे सब रूल्स अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर फोर्थ, हाउएवर वेयर द लेटर ऑफ द लॉ इज लॉजिकली डिफेक्टिव, अगर लॉजिकली गड़बड़ है तब हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हम हमेशा लिटरल इंटरप्रिटेशन ही यूज करते हैं। अभी हम एक एक करके इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो हम कभी भी डिपार्ट नहीं होंगे, जो वर्ड्स लिखे हैं ना उसी को मीनिंग देंगे, ग्रामेटिकल मीनिंग पे रहेंगे। तो आपका जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज द सोल फॉर्म अलाउएबल। सो ज्यादातर केस में आप ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ही सीखेंगे, लेकिन कभी कभी आप
इसको लॉजिक के अंदर जाएंगे। जैसे समझो हमेशा आप ग्रामर यूज कर रहे हैं, ग्रामर के हिसाब से आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बट कभी वो ग्रामर गड़बड़ है। जैसे समझो आपको वो आती है और बोलती है, आपकी फ्रेंड आती है, वो बोलती है आपको चलो लेट्स हैंग आउट। अब इसमें क्या आप बाहर जाके लटकेंगे क्या? लेट्स हैंग आउट बोला मीन्स बाहर जाके लटकना थोड़ी है उसमें। तो लेट्स हैंग आउट मीन्स बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं हैंग आउट करना। अब आप अगर यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाएंगे तो बाहर जाके लटकना पड़ेगा, ये तो गलत है ना। सो जनरली आप ग्रामेटिकल यूज करते, पर कभी कभी आपको रीजनेबलनेस पे आना पड़ता है जब लॉजिकली डिफेक्टिव वर्ड्स यूज किए गए। ठीक है, सो वेयर द लेटर ऑफ द लॉ इज लॉजिकली डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ एम्बिग्यूटी, inconsistency, incompleteness, the court is under a duty to travel beyond the words, so beyond the letter of the law, so as to determine the true intention of the legislature. So वहां ट्रू इंटेंशन ये नहीं है कि बाहर जाके लटकें, वहां ट्रू इंटेंशन है कि घूमेंगे फिरेंगे। ठीक है, सो ऐसा है द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, हाँ, सो दैट द स्टैट्यूट इज एनफोर्सेबल एट लॉ हाउएवर अनरीजनेबल इट मे बी। द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू एडमिनिस्टर द लॉ एज इट स्टैंड्स, वही जो ऊपर मैंने बताया थ्री पिलर्स। सो ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या है? द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू एडमिनिस्टर द लॉ एज इट स्टैंड्स रादर it is just or unreasonable. However, if there are two possible constructions of a clause, the court may prefer the logical construction which emerges from the setting in which the clause appears and the circumstances in which it came to be enacted. ठीक है, and also the words used therein. So ultimately ये जो प्रिंसिपल्स बताए हैं ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो आपको बस समझने के लिए दिया हुआ है कि आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अपन ये यूज कर रहे हैं, ये भी रूल है वो भी रूल है, तो कौन सा रूल कब लगाना। सो वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, अगला पॉइंट, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है? सो देखो, इंटरप्रिटेशन का मतलब है आपने मीनिंग दे दिया। सो वैसे इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में हल्का सा फर्क है। इंटरप्रिट किया मींस आपने पर्टिकुलर वर्ड्स को, पर्टिकुलर सेंटेंस को मीनिंग दिया, उसका आपने कुछ तो भी अर्थ निकाला, पर वो अर्थ को प्रॉपर तरीके से समझना, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे कि देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन डिफर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, दोनों में हल्का सा फर्क है। इंटरप्रिटेशन इज फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एनी फॉर्म, सो जो यूज किया है उसका सही में मतलब निकालना। जैसे वो आके आपको बोलती है आई लव यू, दैट मीन्स वो आपसे प्रेम करती है, ये हो गया इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन मीन्स वो प्रेम करती है, ये इंटरप्रिटेशन है। लेकिन वो कैसा वाला है वो आपका कंस्ट्रक्शन डिसाइड करता है। कंस्ट्रक्शन से आपको पता लगता है वो क्या है। सो क्या वो आपको भाई मानती है, क्या उसको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में रहना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, या शादी करना है, ये सब चीजें। सो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन इज अ वाइडर वर्ड। इंटरप्रिटेशन यानी मीनिंग तो दे दिया आपने, पर वो मीनिंग किस प्रकार से लिया जाए ये चीज। हाँ, जैसे अनिरुद्ध का बोलना है एज अ फ्रेंड भी हो सकता है, फ्रेंड जोन होते हैं कई बार लोग सो होते हैं। तो वो चीज कि ये फ्रेंड जोन करने के लिए था या अपनाने के लिए था, सो ये चीज कैसे समझेगी आपको? कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन यानी आपने वो वर्ड्स को मीनिंग दे दिया, लेकिन वो मीनिंग जो दिया है वो क्या बोल रहा है, उसका एक्चुअल अर्थ क्या है, वो चीज कंस्ट्रक्शन से समझता है। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन कैन बी ऑफ द वर्ड एज वेल, पर कंस्ट्रक्शन जब आप सब चीज को साथ में रखोगे ना तब समझेगा आपको कि उसका मकसद क्या था। तो कंस्ट्रक्शन पूरे लॉ का होता है, इंटरप्रिटेशन इवन एक वर्ड का हो सकता है। ठीक है, एक सेंटेंस का हो सकता है, पर जब तक आप सब चीजों को साथ में रखते हुए नहीं पढ़ोगे तब तक के आपको कंस्ट्रक्शन नहीं समझेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है कंस्ट्रक्ट करना, मीन्स क्या? सब चीज साथ में रहती है तो कंस्ट्रक्ट होता है। तो वही चीज है। तो देखो interpretation differs from construction. Interpretation is of finding out a true sense of any form and construction is drawing of conclusions, अर्थ निकालना।
सो मेन जो चीज है वो निकालना है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। रिस्पेक्टिंग सब्जेक्ट्स दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशंस ऑफ द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट से आपको नहीं समझ रहा है, बोलने से नहीं समझ रहा हो क्या बोल रही, पर उसके पीछे का अर्थ क्या है, किस प्रकार से बोला गया उससे समझेगा आपको, किस हालात में बोला गया उससे समझेगा आपको। उसको कुछ काम था तब आके बोली होगी तो ये फ्रेंड जोन हो सकता है, ठीक है। सो बाद में फिर बोलेगी मैं तो ऐसा नहीं सोचती थी। सो किस हालात में बोला गया उससे आप कंस्ट्रक्शन डिसाइड करते हो। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ओवरऑल पूरा स्टैट्यूट पढ़ना पड़ता है, तब आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा है। सो फिर से पढ़ रहा हूं। Interpretation differs from construction. Interpretation is of finding out the true sense of any form, and construction is the drawing of conclusions, respecting subjects that lie beyond the direct expressions of the text. भगवती प्रसाद केडिया वर्सेस सीआईटी। सो ये याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है आपको केस। इंटरप्रिटेशन इज टू गिव मीनिंग टू द वर्ड्स। सो देखो इंटरप्रिटेशन में आपने क्या किया, आपने मीनिंग तो दे दिया वर्ड्स को, पर कंक्लूजन क्या है, अर्थ क्या है असल में। सो आपने वर्ड्स को तो मीनिंग दे दिया कि आई लव यू का मतलब है मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन वो किस नेचर का है, ये चीज आपको कंस्ट्रक्शन से समझेगी, ठीक है। सो अलग अलग है दोनों। वैसे हम एक ही मानते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे ना हम देखेंगे ये दोनों ओवरलैप होते हैं। हम ये ऐसा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस नहीं बना सकते कि ये इंटरप्रिटेशन है ये कंस्ट्रक्शन है। अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाएंगे, और हम ये नहीं बोल सकते कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन अलग है। और इसीलिए जहां इंटरप्रिटेशन खत्म होता है वहां से कंस्ट्रक्शन चालू होगा, और अल्टीमेटली दोनों को हम एक जोड़ के एक मान के पढ़ते हैं, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन इज फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एनी फॉर्म, जो वर्ड्स यूज किए गए उसका मतलब निकालना, एंड कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉइंग द कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन निकालना। Respecting subjects that lie beyond the direct expressions. Interpretation is to give the meaning of the words, meaning to the words. It can be even of a single word. Interpretation एक शब्द का भी हो सकता है, पर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पूरी चीजें साथ में पढ़ना पड़ेगा। बट कंस्ट्रक्शन मीन्स रीचिंग द कंक्लूजन आफ्टर रीडिंग द स्टैट्यूट और प्रोविजन एज अ होल, ठीक है। सो एज अ होल पढ़ोगे तब समझ में आएगा आपको कि मतलब क्या था, इवन बियॉन्ड द वर्ड्स। However, the two terms interpretation and construction overlap each other. कहीं ना कहीं वो overlap हो जाएंगे, and it is rather difficult to state whether where interpretation leaves off and construction begins. और ये देखना लगभग इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है कि कहाँ इंटरप्रिटेशन खत्म हुआ और कहाँ से कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, ठीक है। सो ऐसा है। सो सिंपल से पॉइंट्स है। अगला पॉइंट, वाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, क्यों चाहिए हमको इंटरप्रिटेशन, क्या जरूरत है इसकी, क्या आवश्यकता थी कि हमको कानून इंटरप्रेट करना पड़ गया, क्या हम कानून को ऐसा नहीं बना सकते, मेरे दोस्त जवाब चाहता हूं मैं, क्या हम कानून को ऐसा नहीं बना सकते कि उसमें कोई कमी ही नहीं है, उसमें सब चीज परफेक्ट है, एकदम सही है। कई बार आप भी बोलते हैं सर अगर ऐसा है तो इसको बदल क्यों नहीं डालते हैं। सो क्या ये पॉसिबल है एकदम परफेक्ट कानून बना देना? द आंसर इज नो। दो चीजों के कारण ये पॉसिबल नहीं है, ये बोले थे श्रीमान डेनिंग ने। डेनिंग नाम है एक व्यक्ति का, डेनिंग। सो देखो डेनिंग। सो डेनिंग जी क्या बोलते हैं, डेनिंग जी के शब्दों में उनका ये बोलना है कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत इसीलिए है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत इसीलिए है क्योंकि कंस्ट्रक्शन होगा तभी घर बनेंगे और आप वहां जाके रह सकेंगे। नहीं वो कंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक कानून को अर्थ देने में बहुत हेल्प करता है। सोच के देखो, उनसे ये भी उन्होंने ये भी बोला कि कानून परफेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि कानून बनाया किसने है। सोच के देखो किसने बनाया, मैंने और आपने, हम जैसे लोगों ने बनाए हैं, और हम लोग कोई चीज परफेक्ट तो कर ही नहीं सकते। सो परफेक्शन नहीं आ सकता। और क्यों नहीं आ सकता, दो रीजन है। पहली चीज टाइम, वक्त। वक्त बदलता है। आज आप जो सोच रहे हैं, क्या आप आगे के बारे में देख के सोच सकते हैं? क्या आप आगे के लिए आज से कानून बना सकते हैं? आप सोच रहे होंगे हाँ सर बना सकते हैं, उसमें क्या है। सोच के देखो,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था, याद करो वो दिन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे हम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था, क्या उस टाइम हमको ये पता था आगे चल के टेलीफोन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ करेंगे, आगे चल के व्हाट्सएप आ जाएगा, आगे चल के ईमेल के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होंगे? क्या उस जमाने में पता था आपको? 19वीं शताब्दी में, जब कंप्यूटर का के भी नहीं होता था, कंप्यूटर में के नहीं आता, हाँ तो नहीं होता था कंप्यूटर में, अभी भी नहीं होता के, तो कंप्यूटर का कुछ भी नहीं था, लोगों ने सोचा भी नहीं था, टेलीफोन नहीं थे जी। इसीलिए देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेटर्स की बात की जाती है, जब लेटर भेजते हैं तो कैसे क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, पर उसमें ये नहीं लिखा है ईमेल में क्या रूल लगेंगे। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उस टाइम नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम वो लोग जब कानून बना रहे थे, उनको थोड़ी पता था कि आगे कंप्यूटर आएगा, ईमेल आएगा, उनको थोड़ी पता था। फिर कंपनीज एक्ट 1956 बना, सर उन्होंने क्यों नहीं बनाया? तभी भी नहीं पता था उनको। ये कंप्यूटर का चलन तो 1978 वगैरह के आसपास चालू हुआ था। सो तब तक तो पता भी नहीं था लोगों को कंप्यूटर जैसी कोई चीज होती है, तो था भी नहीं उस टाइम, ऑनलाइन फाइलिंग की बात ही नहीं थी। सो आप कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर कानून? तो ये तो वक्त के हिसाब से बदलती जाती है चीजें, और इसीलिए क्योंकि वक्त के हिसाब से चीजें बदलेगी, तो आप कानून को परफेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वक्त बदलेगा और कानून बदलते जाएंगे। आज आपने नया कंपनीज एक्ट बना दिया, उसमें लिख दिया ई फाइलिंग, ई फाइलिंग करना, ऐसा करना, वैसा करना। आपको पता है आज से 5 साल बाद ऐसा एक डिवाइस आ जाएगा कि आप यहां से ऐसा लेटर फेंकेंगे, उधर जाके आरओसी में गिर जाएगा, आरओसी के पास आ जाएगा अपने आप। पता है आज आपको ऐसा होने वाला है? सर नहीं पता। आप सोच रहे होंगे सर कुछ भी ऐसा होता क्या? अरे भाई होगा, सब होगा। तो आपको ऐसा लगता है जो भी आज है वो एक जमाने में इम्पॉसिबल माना जाता था। आज जो भी देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये जो अपन पढ़ रहे हैं इतने दूर बैठ के, आज अगर आप आज से सिर्फ 25 साल पहले अगर ये बोलते कि लोग घर से बैठ के पढ़ेंगे, तो लोग बोलते हैं तो पागल है। तो ऐसा बोलते हैं 25 साल पहले, 30 साल पहले। मेरे को याद है मेरे घर पे एक कंप्यूटर था, उस पे ब्रॉडबैंड चलता था, धीरे 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 धीरे। ये कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा होगा। सो ये सब चीजें जो आज आप देख रहे हैं, ये सब इम्पॉसिबल है। ये सब चीजें एक जमाने में भगवानों के पास हुआ करती थी, कि बस थोड़ी देर में यहां से वहां पहुंच गए, नागपुर से बैंगलोर चले गए, बैंगलोर से यूएस चले गए, बस 1 घंटे में, 2 घंटे में, 8 घंटे में इधर से उधर पहुंच रहे हो। ये पहले सिर्फ इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन आज है। कल चलकर ऐसी भी चीज आ सकती, यहां से खत फेंके, उधर टेबल पे गिर गया। आज हमको नहीं पता है। इसीलिए कानून जो है ये परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वक्त के साथ क्या चेंज होंगे, क्या बदलाव होंगे, ये हमको नहीं पता। हो सकता है सब चीज रिडंडेंट हो जाए। जो आपके पास आज लैपटॉप, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, ये कोई काम के नहीं रहे आज से 10 साल बाद, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ जाए, हो सकता है। क्योंकि आपको लग रहा होगा सर इतने जल्दी थोड़ी आता, ये सब इतने जल्दी से आया है। आज से 50 साल पहले कुछ भी नहीं था, 85 साल, सिर्फ 50 साल, टेलीविजन तक नहीं थे। सो सब 50 साल में इतनी ग्रोथ की है अपन ने, जो भी चीज देख रहे हैं, जितनी अपन ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में नहीं की है, 50 साल में ग्रोथ हुई है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं अपन। मे भी हो सकता है ये सब अपने को देखने मिले, अगर जल्दी आ जाए तो, अपन जीवित रहें तो। सो अल्टीमेटली कानून परफेक्ट इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि वक्त के साथ बदलते, पहली चीज, ये पहला रूल हो गया। दूसरी चीज, क्यों परफेक्ट नहीं हो सकते? ठीक है, वक्त के साथ बदलते हैं, दूसरी चीज क्यों परफेक्ट नहीं हो सकते? तो दूसरा रीजन है क्योंकि कानून लिखे जाते हैं लैंग्वेज में, और कोई भी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है। हर लैंग्वेज में आप देखेंगे कि कोई ना कोई वर्ड के दो मीनिंग हो जाते हैं। आप देखेंगे कि वर्ड्स कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीजों को, क्योंकि लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होती। कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट जो है, कोई भी लैंग्वेज जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती। सो वो हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, मराठी बोलो, कोई भी बोलो, वो परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। इवन साइंस भी परफेक्ट नहीं होता, फिजिक्स भी परफेक्ट नहीं है। फिजिक्स आप यहाँ पे अपना वेट निकालेंगे अलग आएगा, मून पे जाके निकालेंगे अलग आएगा, तो फिजिक्स भी बदल जाता है। लॉज ऑफ द फिजिक्स भी परफेक्ट, सिर्फ मैथमेटिक्स एक है जो परफेक्ट होता है। यहाँ भी 2+2 4 होगा, चांद पे भी, मार्स पे भी, सब जगह 2+2 4 होगा। बाकी सब चीज बदलने वाली है, रिलेटिव है। लैंग्वेज भी वैसी है, लैंग्वेज भी परफेक्ट नहीं होती। तो अल्टीमेटली
हम दो चीज के कारण कानून परफेक्ट नहीं बना सकते। पहली चीज कि कानून जो है ये वर्ड्स में लिखे जाते हैं और वर्ड्स परफेक्ट नहीं होते। दूसरी चीज, ह्यूमन लिमिटेशन है कि वो फ्यूचर नहीं देख सकता, ही कैन नॉट फोरसी फ्यूचर, और इसीलिए उसको ये नहीं पता आगे क्या होने वाला है। वो आज के हिसाब से कानून बनाता है। आगे क्या होगा उसको नहीं पता, और इसीलिए कानून परफेक्ट नहीं होते। अब डेनिंग ने इतना बोल के रुके नहीं, डेनिंग ने इसके आगे भी बात की। डेनिंग ने बोले ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है कि कानून परफेक्ट नहीं होते। अब आपको लग रहा होगा सर क्या अच्छा है इसमें, ये तो गलत है, कानून है परफेक्ट हो जाते तो कोई टेंशन ही नहीं होता। पर डेनिंग का मानना है नहीं, वो बोलते हैं कि कानून परफेक्ट होते ना तो दिक्कत आती। जैसे कि अगर कानून में लिखा होता सीधा सीधा परफेक्टली कि अगर किसी ने दूसरे का मर्डर किया तो उसको सीधा सीधा सजाए मौत, फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। और अगर समझो मेरे को कोई मारने आता है, अब वो आया मारने को, उसके पास चक्कू थी, मैंने वो चक्कू को ऐसा पलट दिया और उसको ही लग गई और वो मर गया। अब कानून में तो लिखा है कि जिसने भी मारा उसको सजाए मौत, तो मेरे को मौत हो जाएगी, मौत की सजा सुनाई जाएगी। ये तो गलत हो जाएगा ना। अल्टीमेटली मैंने मारा क्यों, सेल्फ डिफेंस में। लेकिन जज बोलेगा नहीं भाई नहीं, देखो लिखा है ना सजाए मौत, बस खत्म, ले जाओ भाई इसको। ये तो गलत होगा ना मेरे साथ। कानून परफेक्ट नहीं है ना, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का रोल आता है, कंस्ट्रक्शन का रोल आता है कि भाई मारा तो क्यों मारा था, सेल्फ डिफेंस में मारा था। यहाँ पे ऑफ कोर्स सजा होगी, पर यहाँ पे सजाए मौत देना गलत है। अगर परफेक्ट होता ना तो बेचारा जज कुछ नहीं कर सकता था। जज बोला रहता अरे भाई दिया है, मैं क्या करूं, बस ले जाओ इसको। जबरदस्ती की फांसी की सजा हो जाती। और इसीलिए इट इज बेटर कि कानून परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होंगे तो उल्टा दिक्कतें बढ़ जाएगी। परफेक्ट नहीं है तो देयर इज अ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। और इसी वजह से, क्योंकि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो इस वजह से हम अच्छे तरह से डिसीजन दे सकते हैं। कोर्ट इजीली डिसीजन दे सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर कानून परफेक्ट होते तो बेचारा कोर्ट बस हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता और डिसीजंस देते रहता और लोगों के साथ गलत होते रहता। वही चीज डेनिंग ने बताई है। देखते हैं श्रीमान डेनिंग क्या बोलते हैं। Why do we need interpretation in construction? It would be worthwhile to note what Denning has said on the need of statutory interpretation. कानून के इंटरप्रिटेशन पे इन्होंने क्या बोला। It is not within the human powers to foresee the manifold sets of facts which may arise, जो आगे आ सकते हैं, ये हम नहीं देख सकते। And that even if it were, अगर कर सकते, आप देख भी सकते, तो भी ये पॉसिबल नहीं था कि आप परफेक्ट कानून बनाओ, क्योंकि लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होती। It was not possible to provide for them in terms free from all ambiguities. The English language, जनरली कानून इंग्लिश में देखोगे आप, अपने यहाँ हिंदी में भी होते हैं इंग्लिश में भी होते हैं, दोनों लैंग्वेज में छापे जाते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रिसिशन। सिर्फ मैथ्स परफेक्ट है, बाकी कुछ भी परफेक्ट नहीं है। साइंस तक के परफेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स ये भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रिसिशन। आवर लिटरेचर वुड बी मच पुअरर। और ये बोलते हैं ये अच्छा है, क्योंकि अगर ये परफेक्ट होते तो अपने जो लिटरेचर हैं ये और गरीब होते हैं, गरीब है ना, और बेकार होते। पुअरर मीन्स बेकार। ठीक है। इट वुड हैव बीन मच पुअरर इफ इट वर। व्हेन अ डिफेक्ट अपीयर्स, अगर कुछ गड़बड़ दिखती है, अ जज कैन नॉट सिंपली फोल्ड हैंड्स एंड ब्लेम द ड्राफ्ट्समैन। वो ये नहीं बोल सकता अब जज कि यार वो लिखा है जैसा लिखा है, बस ले जाओ इसको लटका दो फांसी पे। अब ये नहीं बोलेगा, अब वो पूरा इंटरप्रेट करेगा कानून और फिर वो डिसीजन पास करेगा। आगे वही दिया है, when a defect appears, a judge cannot simply fold hands and blame the draftsman. He must set to work on the task of finding the intention of the parliament. Intention क्या था? Intention ये था कि कोई ने दूसरे का मर्डर नहीं करना चाहिए, पर बेचारा सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। इंटेंशन जानो। And he must do this
not only from the language of the statute but also from the consideration of social conditions, किस हालात में ये अप्लाई हुआ है, which gave rise to it, and of the mischief which it was passed to remedy, किस चीज के लिए कानून बनाया गया था, इसको हम बोलते हैं मिस्चिफ, क्या गड़बड़ थी जिसके लिए कानून बना रहे हैं हम, एंड देन गिव फोर्स एंड लाइफ टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, सो कानून को जान तभी मिलती है जब उसको प्रॉपर इंटरप्रीट किया जाता है। ठीक है, तो फोर्स एंड लाइफ टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ऐसा है। ये मिस्चिफ वर्ड्स हम आगे भी पढ़ेंगे, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो ये बहुत डिफिकल्ट माना जाता है अगेन, पर आप देखेंगे कि अपन जितने डीप में जाके पढ़ेंगे ना, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्ड्स का आपको मीनिंग के लिए डिक्शनरी यूज करना पड़े, सो वो हो सकता है, बट अल्टीमेटली समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप लिख सकेंगे, अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो यहां तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। ये डिफिकल्ट माना जाता है थोड़ा टॉपिक, बट आपको समझा होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट मैं अभी पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, बट मैं आपको थोड़ा बताऊंगा जरूर रूल्स के बारे में। कोई डाउट? कौन सा वाला? ये तो सिंपल से डायग्राम है, गोले जी गोले बने आज। ठीक है, हाँ, कोई क्वेश्चन? इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के डिफरेंस में कंफ्यूजन हो रहा? क्या कंफ्यूजन हो रहा भाई, बताओ। वैसे उसको डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट करने की वैसे जरूरत है नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? मीनिंग देना। सिंपल एग्जांपल ध्यान रखो ना, ये एग्जांपल बेस्ट है। जैसे उसने आके आपको बोली कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपको समझ गया, इंटरप्रेट भी कर लिया आपने, लेकिन उसका असली मकसद क्या था, कंक्लूजन क्या निकालोगे आप? क्या आप शादी करना चाहते हैं? ये एक कंक्लूजन हो सकता है, या दूसरे कंक्लूजन भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, जब तक सीए है तब तक हम हैं, जिस दिन एक का भी सीए हो गया तो आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा रह जाएगा। ऐसा होता है सीए में कई बार। सो मेरे को नहीं पता, मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ, बट ऐसा होता है। सो देखो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन का मतलब है आप उसको और डीप में जाके समझ रहे हैं कि ठीक है, वर्ड्स का मीनिंग तो समझा हमने, पर अल्टीमेटली वो बोलना क्या चाह रहे थे, वो है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो इंटरप्रिटेशन कैन बी ऑफ द वर्ड एज वेल, बट कंस्ट्रक्शन इज अ वाइडर थिंग। ये पूरा कानून को जब आप ध्यान में रखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि क्या उसका मकसद था। पूरी चीजों को ध्यान में रखोगे, किस हालात में बोली गई है चीज, तब आपको पता लगेगा कि उसका मेन मकसद क्या था। ठीक है, समझा क्या? नहीं तो फिर से पूछो। ये ऐसा टॉपिक है जो आप सेल्फ नहीं कर सकते, सो सेल्फ में दिक्कत जाएगी ये जो टॉपिक है। सो काफी ऐसा टेक्निकल टाइप है थोड़ा, क्योंकि इसमें कई ऐसे चीजें आती है जो आपने कभी नहीं पढ़े। ठीक है, सो फिर भी इजी हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। और मैं तो बोलूंगा ये आपको बहुत मजा आने लगेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। आपको आगे ऐसा लगेगा यार कितना जबरदस्त टॉपिक था, एग्जाम्पल्स वगैरह रहेंगे, सब केसेस वगैरह मैं बताऊंगा, तो आपको काफी मजा आने लगेगा इसमें। अभी भी आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। सो थोड़ा थेरोटिकल कंसेप्ट होते हैं, बट फिर भी आएगा मजा। हाँ, चलो, सो आगे बढ़ते हैं। एक मैं पहले आपको बता देता हूं हम पढ़ने क्या वाले हैं। ब्रॉडली हम इसमें रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अब पढ़ना चालू करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो अभी तक के हम जो पढ़ रहे थे ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें एग्जाम में आने वाली चीज मैंने आपको बताया सिर्फ डॉक्यूमेंट की एक डेफिनेशन है जो आपको पूछी जा सकती है। बाकी सब चीजें आपको एग्जाम में पूछने के लिए ऐसा कुछ खास काम की नहीं है। पर अब जब हम यहां से पढ़ना चालू करेंगे, ये एग्जाम में आपको आने वाली चीज है। क्या क्या पूछा जा सकता है आपको? पहली चीज है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में प्राइमरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स में हम एक एक करके मेन जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। पहला रूल है लिटरल कंस्ट्रक्शन। अगेन लिटरल कंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी तक बताया उसको और डीप में समझेंगे हम
कि कैसे क्या इस रूल को अप्लाई किया जाता है और कब लगाया जाता है। सो लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल देखेंगे, इसके बाद रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का रूल देखेंगे। सो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ये बाकी छोटे रूल्स हैं। लिटरल कंस्ट्रक्शन काफी बड़ा रूल है बट बहुत आसान जाएगा आपको। दूसरा रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम वर्ड्स के बियॉन्ड जाके उसका मीनिंग निकालेंगे। ये तब यूज करते हैं हम जब कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स क्लियर नहीं होते तब। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको हैरी पॉटर के स्पेल्स लगने वाले हैं। सो बड़े बड़े सारे वर्ड्स हैं ऐसे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेंगे। फिर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है ये समझेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज। तो आपको इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, ये प्राइमरी रूल्स हैं, मुख्य रूल्स, मेन रूल्स। फिर इसके बाद आता है एक और इंटरेस्टिंग रूल, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। इसको ही हेडन्स रूल भी बोलते हैं। सो ये क्या होता है ये देखेंगे, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। देन एक्सेप्शनल, ये बहुत कम केस में लगता है, इसमें वही मे को शैल कब पढ़ना वो सब पढ़ने वाले अपन, ये भी काफी बड़ा रूल है, इसको भी टाइम लगेगा थोड़ा। एजुस्डेम जेनेरिस पढ़ेंगे। एजुस्डेम जेनेरिस जो है ये काफी आसान है, नाम से ऐसा लगता है सर क्या है ये एजुस्डेम जेनेरिस, बहुत आसान रहेगा, समझ जाएगा आपको। आपको याद भी होगा शायद, किसी को किसी ने पढ़ा होगा, मैंने कंपनीज एक्ट जब पढ़ाते हैं तब मैं बताता हूँ इसके बारे में। जब हम डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं जिसमें मैं रिची का केस बताता हूँ, रिची याद है, रिची वाला केस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, उसमें मैं एजुस्डेम जेनेरिस वर्ड यूज करता हूँ एक आध बार। जब मैं बताता हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि कंपनी कैन एक्ट एज मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। सो मैंने वहां पे बताया था आपको, जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ आ रहा है और इसीलिए उसका मीनिंग वैसा लेते हैं हम। सो रिलेटेड टू, सो ये एजुस्डेम जेनेरिस है, देखेंगे अपन। फिर नॉस्किटर असोसिस देखेंगे और इसके बाद सेकेंडरी रूल्स आते हैं। सेकेंडरी रूल्स सिंपल है, ये इजीली कवर हो जाएंगे। और फिर ये भी खत्म होने के बाद और भी कुछ रूल्स बचे रहेंगे, इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। इंटरनल रूल्स क्या यूज कर सकते हैं, फिर एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। सो है थोड़ा बड़ा चैप्टर बट अल्टीमेटली उतना बड़ा भी नहीं है, इजीली कवर होने वाला है। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। क्लास मिस किए तो कोई कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो फिर बाद में समझना मुश्किल हो जाता है। सो ये वाली क्लास और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के क्लास, ये दो क्लास कभी भी मिस मत करना। ये अगर मिस हुए तो बड़ी डिफिकल्टी जाती है बाद में, ठीक है। सो अब कल से हम पढ़ाई चालू करने वाले हैं, अभी मैं एकदम जनरल बातें बता रहा था। सो आज की क्लास में थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना, एक बार पहले पढ़ लो घर पे, कोई डाउट रहा तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। सो क्लास को आज जल्दी कंक्लूड करता हूँ, अगली क्लास में कल अपन मिलते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।